हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? बने रहें। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, आप सभी को वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रयास तभी कामयाब होंगे जब आप इससे अधिकतम फायदा उठा सकेंगे। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं बच्चों कि मेरी दो बातें विशेषकर ध्यान रखें। नंबर 1, दौड़ना नहीं। नंबर 2, छोड़ना नहीं। दौड़ना नहीं का मतलब जल्दी वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट ना करें, कोई फायदा नहीं। समझ लोगे लेकिन दिमाग में नहीं उतरेगा जल्दी से। और दूसरा, छोड़ना नहीं का मतलब है कि बीच में से स्किप नहीं करना। एक वीडियो लेक्चर नहीं देखा क्या फर्क पड़ता है, या एक वीडियो लेक्चर में से 10 मिनट का नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ता है, ये सोच गलत है। क्योंकि जो हम आमने सामने क्लास में पढ़ाते हैं उस वक्त हमारे पास इतना समय होता है कि हम एक एग्जाम्पल के लिए, एक चीज को समझाने के लिए चार उदाहरण से समझाते हैं, और कई बार तो करवा के भी देख लेते हैं सामने। लेकिन यहाँ तो संभव नहीं है। यहाँ तो हम एक तरह का एक ही एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि उतना अधिक समय नहीं होता है। तो तभी आपसे कह रहा हूं, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, आप 100% कामयाब है। तो ये याद रखना, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स and accumulated profits when there is change in profit sharing ratio of existing partners. Accounting treatment of reserves and accumulated profits. Accumulated profit क्या होता है? इनको संचित कहते हैं। accumulate माने संचित, संचित, ठीक है। ये accumulate संचित, संचित माने इकट्ठा किया हुआ। profits संचित लाभ। When there is change in the profit sharing ratio of existing partners. इसको यूं समझिए, पहले मैं आपको इनको समझाता हूं। जनरल रिजर्व क्या होता है? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन या कोई सैलरीड पर्सन जब कमाता है तो कोशिश करता है कि वो सारा पैसा खर्च ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि भविष्य, अगर कल को भविष्य में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब उसको कैसे फेस करेगा, उस समस्या से कैसे निपटेगा। इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन मटकों में रखता रहता है। मान लीजिए मैं ये मटके बना देता हूं आपके सामने। एक में रिजर्व रख रहा है, दूसरे में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, तीसरे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये मैं सारे अभी बताने जा रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट, चिंता मत करिए, हर एक को एक्सप्लेन करूंगा। इनमें रख रहा है, जैसे कि जो लाभ कमाया उसने, मान लीजिए प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए। अब वो 2 लाख का 2 लाख अगर बांट दे, आपस में पार्टनर्स बांट लें, अगले साल 3 हुआ फिर बांट ले, अगले साल 4 हुआ फिर बांट ले, और कल को मुसीबत आ जाए तो उनके पास कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो समझदार व्यक्ति करता है, 2 लाख में से मान लीजिए उसने 50,000 रुपए निकाल के रिजर्व रख लिया और बाकी पैसे को 1.5 लाख को बांट लिया। अब एक साथ के साथ इस एग्जाम्पल को रख लेते हैं दिमाग में कि 3:1 3 पार्टनर्स की रेशियो हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने भविष्य में रेशियो बदल दी, 1:1 कर दी। अब कर रहे हैं, कहते हैं जी आगे से ना 1:1 रखेंगे। वो चाहे कोई भी कारण हो सकता है रखने का, लेकिन आज तक तो 3:1 थी, अब 1:1 हो जाएगी। जैसे कोई कहता है ये तो ओल्ड रेशियो होगी, न्यू होगी। बेटे न्यू पता कब बनती है? जब मैंने न्यू बन गई तब ये ओल्ड होती है, उससे पहले ओल्ड नहीं थी। ठीक है, ये मेरी शर्ट है, दैट्स ऑल। भाई मेरी शर्ट है, मान लीजिए मैं एक नई शर्ट खरीद लाता हूं, तब मैं परिवार में अगर मांगता हूं तो कहूंगा बेटे वो मेरी नई शर्ट देना या मेरी पुरानी वाली दे दो। जब तक मेरे पास यही शर्ट थी तब तक ये पुरानी नहीं थी, लेकिन जब नई खरीद ली तो वो नई बन गई और ये पुरानी हो गई, राइट। तो इसी तरह से न्यू रेशो जब बन जाती है तब वो ओल्ड रेशियो, नहीं तो रेशियो। तो बेटे क्या हुआ कि हमने 50,000 इस रिजर्व में डाल दिया। अब तुम ये बताओ किसका है रिजर्व?
रिजर्व भी समझा दूं और फिर साथ के साथ क्वेश्चन कराता हूं, दोनों को मिक्सअप करके। ये रिजर्व माने क्या होता है कि लाभों में से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रख लिया जाता है, उसको रिजर्व या जनरल रिजर्व कह दीजिए। तो जनरल रिजर्व आपको समझ में आएगा क्या होता है, लाभों का कुछ हिस्सा आपने संभाल के रख लिया। नेक्स्ट, रिजर्व फंड, अगर ये लाभ अपनी संस्था से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसे रिजर्व फंड कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रिजर्व फंड हो गया। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये आपके लिए नया है। वर्कमैन, कर्मचारी, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। ये क्या है, अगर हम सारा पैसा एक ही मटके में रखें, किसमें, रिजर्व में, 5 साल तक हमने इकट्ठा किया और 5 साल बाद हमने उसको आपस में बांट लिया, दैट्स खत्म कर दिया, खत्म। मान लीजिए हम जर्मनी से कोई मशीन ला रहे हैं और मशीन को फिट करते वक्त, क्योंकि फिट करने में एक दिन तो लगता नहीं, कई दिन लगते हैं, कई 1-2 कमरों में या 1-2 फैक्ट्री के अंदर आपस में, कई बार दीवारों में भी छेद करना पड़ता है, कोई सेटिंग करनी पड़ती है, जमीन में सेटिंग करनी पड़ सकती है। तो क्या होता है कि वो मशीन को फिट किया जाता है, तो फिट करते वक्त 1 या 2 कर्मचारियों की डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई। अब जब कर्मचारी की डेथ हो गई तो बाकी कर्मचारी बोले जी इनके परिवार को मुआवजा दो, कंपनसेशन दो। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे, देना है, देंगे देंगे। आज हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा था, जो रिजर्व था, वो हम सारा का सारा जर्मनी से मशीन लाने में लगा चुके हैं। अब हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है, पर विश्वास करो 6 महीने या 8 महीने में आपका पैसा जरूर दे देंगे। अब क्या होता है, कई बार कर्मचारी नहीं मानते, कहते हैं नहीं जी, पहले कर्मचारी को जो डेथ हुई है उसके परिवार को कंपनसेशन दो, बाद में काम करेंगे। मुसीबत खड़ी हो गई। फिर हम अपना मत्था मारते हैं, अरे यार काश अगर हमने पहले से थोड़ा सा इसके लिए अलग से प्रावधान किया होता तो हमें ये नौबत ना देखनी पड़ती। भाई एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, मानते हो ना बात को। तो उन्होंने क्या किया, बजाय सारा पैसा एक में रखने के एक मटका और बना दिया, जैसे मान लीजिए 30 इसमें रख दिया और 20 इसमें डाल दिया, ये लो, कुछ इसमें रख दिया, कुछ इसमें रख दिया, इसका नाम वर्कमैन कंपनसेशन फंड कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे यह फर्क पड़ेगा कि जब कभी हम बांटने लगेंगे या जर्मनी से मशीन लाने लगेंगे तो शायद हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हाथ ना लगाएं कि नहीं नहीं ये तो अलग रहने दो। क्यों रहने दो, क्या पता कब कोई समस्या आ जाए, और ये बांट लो। सारा एक जगह रखा होता तो सारा बढ़ जाता, अलग अलग रखा है तो हमें ध्यान रहेगा भाई ये हमने किस लिए रखा हुआ है। हालांकि एक बात बताऊं, इस पर कर्मचारियों का अधिकार नहीं है, याद रखना, ये कर्मचारियों का नहीं है। कल को मान लीजिए इस मटके में करोड़ों रुपए हो जाएं और हम बैलेंस शीट में तो शो करेंगे, और कर्मचारी कहे सर ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमें दे दीजिए, ये हमारा है। नहीं भाई, उनका नहीं है, ये तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए कि भविष्य में कहीं समस्या ना आ जाए उसलिए रखा है। बाय दिए इंडस्ट्री बंद हो जाती है और ऐसी दशा में बिजनेस बंद हो जाता है तो ये कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा लाभ है। वो उस कंडीशन में दिया जाएगा यदि क्षतिपूर्ति हो जाए, सॉरी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देना पड़े। एक्सीडेंट ही नहीं, अगर किसी कर्मचारी को आप नौकरी से जान के हटाते हो कि मान लीजिए कोई माहौल बिगाड़ रहा है, जैसे कहते हैं ना यूनियनबाजी कर रहा है, बिन बात का काम खुद करता नहीं, दूसरों को करने नहीं देता, उसको हटाना पड़ जाए तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ती है 3 महीने की। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं, यानी कर्मचारी को जो भी क्षतिपूर्ति करनी है। ठीक है बेटा, क्षतिपूर्ति लाभ है, दायित्व नहीं है, देना नहीं है, हो जाए तब भलाई देना है, अदरवाइज नहीं देना। ठीक है, अगले पॉइंट पे चले, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, लाभ हानि का बैलेंस। ये लाभ हानि का बैलेंस क्या है, आपके पास 1.5 लाख बचा था, 50,000 आपने रिजर्व में डाल दिया, वर्कमैन में डाल दिया, तो भी आपके पास 1.5 लाख है, आप 1.5 बांट लो। लेकिन 1.5 कहते नहीं, 1.5 भी नहीं, हम 20 बांटेंगे, 30,000 ये बांट सकते हैं, बांट लिया क्या, बांट सकते हैं।
इसमें से आपने बांटा, ये डिवाइड किया, तो आपने फिर 30 लाभ बचा लिए, लाभ बचा लिए, आपने ये प्रॉफिट सेव कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आप लाभ में भी रख सकते हो। हाँ, क्लियर हुआ? इससे अगला पॉइंट है, अच्छा इसको मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है। डेबिट क्रेडिट का मतलब है इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट। वैसे वैसे ज्यादातर लाभ का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, उल्टा है। प्रॉफिट का उल्टा क्या आता है? लॉस। तो ये लॉस है। और बिजनेस में तो दोनों ही होते हैं। तो ये बात है, ज्यादातर अगर कुछ ना लिखा हो ना, ऐसे साइलेंट हो, तो आप इसे प्रॉफिट मानेंगे। कौन सा बैलेंस मानेंगे? क्रेडिट। लेकिन जब क्लियर दिखाओ कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, फिर तो है ही। ओके, अब आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, विनियोग उच्चावन रिजर्व, कोष कह लेते हैं इसको, रिजर्व, संचय, विनियोग उच्चावन संचय। फ्लक्चुएशन क्या होता है? जैसे बिजली में फ्लक्चुएशन होता है ना, कम ज्यादा कम ज्यादा। यार आज लाइट बड़ी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा, जैसे फ्लक्चुएशन। एक वो ग्राफ में भी तो होता है, उसमें जैसे ऐसे चलता है ना, ये दिस इज फ्लक्चुएशन, है ना। तो ये फ्लक्चुएशन है। तो पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी, यानी किसी बाहर की संस्था में, उसमें बार बार फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि शेयर्स के रेट बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो उसकी वजह से बार बार आपका प्रॉफिट एंड लॉस असर पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे असर पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि उसका असर प्रॉफिट एंड लॉस पे ना पड़े, उसके लिए एक अलग से प्रॉफिट रख दी जाए और उसी में उसको कम ज्यादा होता रहे। तो इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पॉइंट क्लियर है? अभी मैंने आपको इनका अर्थ बताया। ठीक है बेटे, अब आगे चलता हूं। अब पॉइंट ये आता है, आपने 30,000 इसमें इकट्ठे कर लिए, 20 इसमें कर लिए, अगले साल फिर कुछ और डाला, अगले साल इसमें भी डाला, अगले साल फिर इसमें डाला, इसमें नहीं डाला, जो भी है ऐसे करते इन मटकों में आप पैसे डालते रहे। ये कौन सा है? बांटने के बाद है या बांटने से पहले आपस में लाभ बांटने? सीधी सी बात है, बांटने से पहले। जब बांट लोगे फिर तो खत्म ही हो जाएगा। तो जो आपने प्रॉफिट इकट्ठे किए वो है। ठीक है बच्चे, मैं आपसे पूछता हूं, ये 30,000 में अगर तीनों के बीच में 3:1 रेशो रही है, तो बताइए क्या ए का योगदान है इसमें? हाँ, 3/6 है, आधा 50% योगदान है ए का। बी का उससे कम है, 2/6, और ए का और भी कम है, 1/6। ठीक है, अब आपसे कहता हूं, इसमें पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। ये मटके में पहले 30 था, फिर 50 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 2 लाख हो गया, जैसे बढ़ता गया। तो किसने भरा है इसको? तीनों ने। क्या बराबर भरा है? नो, जो उनकी पुरानी रेशियो थी उस रेशियो में। मैंने पहले ही बताया था, वो पुरानी पुरानी नहीं थी, वो रेशियो थी। वो तो जब नई आ गई इसलिए पुरानी होगी, वरना वो रेशियो होती थी। लेकिन क्योंकि मेरे सामने एक नई रेशियो और एक पुरानी है, इसलिए मैं ओल्ड और न्यू के नाम से इनको बोल रहा हूं। इसमें पैसा कैसे इकट्ठा हुआ तीनों का बेटे? 3:1 में। इसमें भी कैसे इकट्ठा हुआ? 3:1 में। इसमें भी कैसे इकट्ठा हुआ? 3:1 में। ये मानते हो? इस बात को स्वीकार करते हो? जब रेशो बदलेगी, जब रेशो बदलेगी और आप इस पे कुछ मत करो, इन मटकों को ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है, अगले साल फिर और लाभ जुड़ेगा, फिर और जुड़ेगा, फिर और जुड़ेगा। कभी तो इस मटके को खाली करोगे, कभी तो करोगे। जब खाली करोगे उस दिन तीनों के बीच में कौन सी रेशो मिलेगी? 1:1:1, क्योंकि उन्होंने रेशो बदल दी ना। ठीक है ना बेटे? भाई आप 10 साल से इकट्ठा कर रहे हो रिजर्व, आप 10 साल से 3:1 में इकट्ठा करे, आपने कहा भविष्य में रेशो बराबर रखेंगे, ओके, और मटके को छेड़ा नहीं, इस मटके को छेड़ा नहीं। तो 2 साल 3 साल, हालांकि 2-3 साल तो वैसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगले दिन ही, छोड़ो उसकी बात, अगले दिन ही, जिस दिन एडमिशन होता है उसी दिन के बाद, क्योंकि रेशो नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं यदि इस मटके के पैसे को आप बांटोगे, सॉरी इस प्रॉफिट को बांटोगे, तो किस रेशो में बांटोगे? 1:1 में। एक ही कंडीशन देखें, एक ही कंडीशन थी पहले 3/6, 3/6 को परसेंटेज में कहूं तो 50% पैसा ए का जाता था ना। अगर इस मटके में ना जोड़ते तो ए को 50% मिल गया होता।
और अब भविष्य में ए को मिलेगा 1/3। 1/3 का मतलब है 33%। 50% बेचारे ने इकट्ठा किया और 33% वापस मिले। देखिए क्या बुरी हालत हुई। ए को तो बड़ी दुख होगा नहीं, और सी को बड़ा फायदा होगा। ए का सी का 1/6 तो जुड़ता था और 1/3 के हिसाब से इस मटके की मलाई खाएगा। तो हुआ कि नहीं फर्क। तो बेटे इस समस्या से बचने का एक तरीका तो ये है कि जिस दिन आप रेशो बदलो, क्या कह रहा मैं, जिस दिन रेशो बदलो, जैसे हमारे कई साल से चला आ रहा है और हम यहाँ पे रेशो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रेशो बदल रहे हैं, तो बदलने समय, बदलने से पहले, क्या कह रहा हूं, बदलने से पहले इस मटके को खाली कर दो। ये एक तरीका बता रहा हूं। ऐसा क्यों, नहीं तो ए को बाद में नुकसान होने वाला है और वो ए आप भी हो सकते हैं। यस, इसलिए आपको पहले क्या करना है कि जब रेशो बदल जाए, कोई नया तो नहीं आया लेकिन रेशो बदल रहे हैं, तो रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुको। बदलने से पहले आप क्या करें, सारे इन ये जो मटके हैं, ये जो रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये है, इन सबको आपस में वापस बांट लो। किस रेशो में, 3:1 में। मटके हो गए खाली खाली। अब आगे फिर जोड़ोगे, अब किस रेशो में जोड़ोगे, 1:1 में। और कल को जब वापस लोगे तो किस में लोगे, 1:1 में। तो फिर तब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं क्वेश्चन को। अब मैं इसकी एंट्री बताता हूं। इसके एंट्रीज ये हैं बेटा, इन सब का बैलेंस कौन सा होता है, इन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है, लायबिलिटीज का, कैपिटल का, प्रॉफिट्स का। लायबिलिटीज का, कैपिटल का, प्रॉफिट्स का। तो इन सब का क्रेडिट बैलेंस होगा, सिर्फ इसको छोड़ के। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। तो यदि डेबिट है तब तो लॉस है, अदरवाइज क्रेडिट ही है। ठीक है। तो बेटे इन सबको मुझे बांटना है। मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था कि एक अगर बाल्टी है और बाल्टी सीधी है और उसको खाली करना, उसमें कुछ पानी है तो उसको उल्टा कर दो। और कई बार उल्टी बाल्टी में जो उसका तला होता है उसमें थोड़ा सा बारिश का पानी पड़ा हुआ है और उसको खाली करना है तो उसको सीधा कर दो। यही तो समझा है ना। तो ये जो बैलेंस है इनको खत्म करना है, तो खत्म कैसे करोगे, जो इनका बैलेंस है उनको उल्टा मार दो ना। तो देखिए इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो इसको मैं क्या करूं, जनरल रिजर्व को क्या करूं, बोलिए बोलिए, जनरल रिजर्व को मैं डेबिट कर देता हूं। डेबिट करने का मतलब होता है माइनस हो गया, खत्म हो गया। ये प्लस माइनस जहां भी मैं लिख रहा हूं, आपने एग्जाम में नहीं लिखना है, याद करने के लिए लिखना है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। रिजर्व फंड भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिजर्व फंड को भी डेबिट कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसे भी आप डेबिट कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसे भी खत्म कर दो। एक बार तो मैं इसे क्रेडिट मान लेता हूं, डेबिट अगले में आगे कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो यदि क्रेडिट है, मैंने लिख दिया इफ क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट है, इन सबको माइनस कर दिया और किसको देंगे, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल प्लस हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, भाई जब इनको ये चीज मिलेंगी तो प्रॉफिट होगा, बढ़ेगी। तो इसलिए कैपिटल को आप क्रेडिट कर दिए, क्योंकि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट्स या पार्टनर्स कैपिटल, या क्योंकि अगर मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ऐसे करके कौन सी रेशियो में दे दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन of accumulated profits, accumulated profits in old ratio,
अमंग ऑल पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? एक थोड़ा सा साथ के साथ समझा रहा हूं मैंने, फिर वही बात है, बीच बीच में अब मैं बोलता रहूंगा, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, समझ जाना इसका मतलब कि कैपिटल अकाउंट एज बी सीज। अगर आपको यही पॉइंट पेपर में यूं पूछा जाए कि संचित लाभों को जब रेशियो पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर की रेशियो में बदलाव आता है तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वहां पर उसने ए बी सी नहीं लिखा, एक्स वाई जेड नहीं लिखा, और मैं कर दूं ये डेबिट ये डेबिट ये डेबिट, बल्कि वहां पर तो ये नाम भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि उसने ये तो कहा ही नहीं कि क्या है। तो क्योंकि उसने कहा संचित लाभों को, तो मैं इसकी जगह क्या वर्ड लिखूंगा बेटा, एक साथ कॉमन के तौर पे अगर इसकी जगह लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट। वही एक ही बात है, मतलब जब नाम दे रखे हो तो नाम दो, और नहीं दे तो ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखो। ठीक है, और दूसरी तरफ एबीसी मैंने लिख दिया, कोई पूछ बैठे तुम्हें कैसे पता एबीसी पार्टनर होता है, एक्स वाई जेड नहीं हो सकती क्या, और कोई नहीं हो सकती क्या? तो ऐसी कंडीशन में ये ना लिखकर इसकी बजाय आप पता है क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलिए बेटा, क्लियर हुआ? भाई अगर आपको पेपर में सिंपल पूछा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो, और नाम दे रखा है नथु फत्तू सत्तू तो वो लिख दीजिए, एबीसी लिखा है वो लिखो, एक्स वाई जेड लिखा है वो लिखो। ठीक है, तभी मैंने कहा था दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, क्योंकि इतनी थोड़ी सी जगह में मैंने दो बात बता दी आपको। ठीक है बेटा, इसीलिए कह रहा हूं, ये हो गया आपको। अब बताइए जिसको नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर दो शॉर्ट में, कि जो प्रॉफिट है कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, उनको कर दो खत्म। खत्म करने का मतलब डेबिट करो, और डेबिट करके किसको दे दो, पार्टनर्स को, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। नाम दे रखे तो नाम लिखो, नहीं लिखा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल। वो एक है, दो है, सॉरी एक तो होता है नहीं, दो है, 10 है, जितने भी हो, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? ये आपको करना था, ये मैंने एक मेथड बता दिया। अब मैं इसी को आगे चलता हूं। इसमें मैंने यहां पे एग्जांपल पहले तो बना दिया कि यदि मेरे पास जनरल रिजर्व 60,000 पड़ा हो बैलेंस शीट में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरे पास 40,000 हो, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, तो क्या करेंगे? अब देखिए बेटा, ये दोनों क्या है, क्रेडिट, तो इनको क्या कर दो, डेबिट। वो 60,000 है जनरल रिजर्व, तो आप जनरल रिजर्व को 60,000 डेबिट कर दो बेटा, ये लीजिए। इसमें रिजर्व फंड नहीं लिखा हुआ है तो बेटा रिजर्व फंड आपने लिखना ही नहीं है ना, वो तो जैसी सिचुएशन होगी वैसे करेंगे। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड के 40,000 हैं, तो ये लो 40,000 बांट दिए, खत्म कर दिए। बताया था ना, क्रेडिट बैलेंस उनको डेबिट करके खत्म कर दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस है उसको मैं अलग एंट्री करता हूं। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को हटा दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे डेबिट बैलेंस है ना, नहीं करेंगे। और किस में बांटेंगे, ए बी सी में, क्योंकि क्वेश्चन ए बी सी का है। कौन सी रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में। तो 60 और 40 1,00,000, 1,00,000 को तीनों में बांट दीजिएगा, जैसे भी होगा। छोड़ दूं मैं पॉइंट को, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। अब पॉइंट आते हैं दूसरे पे। एक ये रहेगा 90,000 का, ठीक है, 90,000 का है, तो 90,000 रुपए है, तो 90,000 रुपए क्या है, ये लॉस है। इसकी एंट्री बताओ, इसकी मैं एंट्री अलग अलग करूंगा। अब कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट, और इसको खत्म करना है तो क्या करूं, क्रेडिट। तो इस बार मैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करूंगा, क्रेडिट कितना, 90,000, और तीनों में किस में बांटूंगा, एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, दैट्स ऑल। कौन सी रेशियो में, इन 3:2:1, बस खत्म। तो दो एंट्री करनी पड़ेगी, जिनमें लाभ बांटा वो अलग एंट्री, जिनमें लॉस बांटा वो अलग एंट्री। क्लियर? अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। केस नंबर 1 हो गया, देयर इज लायबिलिटी। अब एक तो ये हो गया, अब एक केस और कर रहा हूं। इसमें मान लेते हैं केस में कि देयर इज लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 10,000, कि मान लो ये जो क्लेम था ना, क्लेम क्यों रखते थे हम, इसलिए रखते थे कि क्या पता कल को नुकसान हो जाए, कोई क्षतिपूर्ति कर्मचारी को देनी पड़ जाए, और मैं कह रहा हूं देनी पड़ गई, पड़ नहीं जाए, पड़ गई। तो अब क्या करें, कहता कितना देना है जी, 10,000 देना है।
अभी दिया नहीं है, देना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के दोबारा करता हूं, इन्हीं को बार बार समझा रहा बेटे, ये हो चुके हैं। देखिए मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 40, तो मैं इसको बांटू तो क्या करूंगा, ये क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करूंगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अब इनमें शॉर्ट में चल जाएगा फिलहाल के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना, WC नहीं बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, खत्म करूं कितना 40, किसको दूं, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, है ना बेटे, ऐसे करके देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे 3-2-1 में। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं जी नहीं, देयर इज लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 10,000, कहते 10,000 तो क्लेम में देना पड़ेगा, है किसी कर्मचारी को नुकसान होगा या वो नौकरी से हटाना पड़ेगा, उसको देना है, तो बेटा आप क्या करें, तो भाई ऐसा है 10 तो आप बांट ही नहीं सकते, फिर नहीं बांट सकते, आपके पास 40 था, मैं कह रहा हूं अगर 40 कंपनसेशन हो जाता तो फिर बिल्कुल जीरो कर देते, बिल्कुल नहीं बांटते। और कई बार ऐसा थोड़ा था 40 ही सोचा 40 ही देना पड़ जाए, 40 की बजाय 60 भी देना पड़ सकता है। हाँ मैं कह रहा हूं जब नहीं होता था क्या तब नहीं देना होता था, अगर हो जाए तो देना पड़ता था, ये तो सुरक्षा है, ये तो सुरक्षा है। इसलिए अब देखिए बेटे, क्योंकि 40 आप बांट सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि 10,000 कंपनसेशन आपने देना है, तो इसका मतलब 10,000 तो इसमें से अलग कर दो। अब करेंगे कैसे, मैंने तो सारा मटका खाली कर दिया, ये तो सारा का सारा खत्म कर दिया, इसको करेंगे टू प्रोविजन, इसको प्रोविजन कहते हैं, फॉर क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कह दो, क्लेम फॉर क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, कोई बात नहीं किसी तरह से कह दीजिए, तो वर्कमैन ये हो गया, तो कितना करना है हमें आपको 10,000 रुपए, तो बाकी तीनों के बीच में केवल 30,000 रुपए ही बटेगा, और 30,000 जैसे भी उनके बीच में रेशियो होगी 3:1 में, तो 30,000 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो 5 और 5 दिया 15,000 एक के हिस्से में आ जाएगा, 5 दूनी 10,000 एक के हिस्से में आ जाएगा, 5,000 एक, देखिए 15, 10, 25, 5, 30, 30 और 10, 40, 40। क्लियर बेटे, समझ में आ गया। अभी मैं पॉइंट नंबर 2 जाए, इफ केस वन में यदि क्लेम 10,000 की बजाय 70,000 हो जाता, अगर क्लेम हमारे पास कितना प्रॉफिट है 40, ओके 40 रहेगा, और मुझे क्लेम में 70 देने पड़ जाए, पहले तो चलो 40 का कर लेते, एक और क्वेश्चन बना लेता हूं मैं, 40 ही देने पड़े, तो बेटे यहां पर मुझे ABC नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना बेटे, 40 ही मेरा फंड्स था वर्कमैन कंपनसेशन, 40 का 40 मुझे क्लेम में देना है, तो मेरे को नहीं बचा, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं 40 की बजाय आपको 70 देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है 70,000, कहता है क्वेश्चन कहता है जी 70 देना पड़े, हो सकता है ना सर, अब क्या करें भाई, 40 तो आपने पहले से रखा हुआ था, तो इतना तो शुक्र है कि 40 तो था, अब 30,000 की दिक्कत है, तो 30,000 का तो नुकसान हो गया बच्चे, हो गया कि नहीं, और वो कौन भुगतेगा, पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा, तो पता 30,000 को क्या करेंगे, 30,000 को हम डेबिट करेंगे, क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि 70 जब क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट तो करना ही पड़ेगा, और डेबिट माने लॉस हो रहा है, तो वो किसके बीच में करेंगे, पहले आप उसको एक नया अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर का मतलब है शायद आज का लेक्चर, कल मैं आपको रिवैल्यूएशन के बारे में समझा दूंगा, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन कहते हैं, रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन खाता है, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ये लॉस हो गया, और बाद में पता क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन को खत्म करेंगे, और खत्म करने वाला बाल्टी का नियम याद है, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, तो रिवैल्यूएशन क्या है, पहले डेबिट है ना, तो रिवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 30,000, और किस में बांट दो, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट, और वो भी तीनों के बीच में जो भी रेशियो थी 3:1 में था, तो शायद मेरे ख्याल 15, 10 और 5 इस तरह से हो जाए,
तो मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड की सारी सिचुएशन बता दी। अगर पूरा का पूरा लाभ हो तो कैसे बांटेंगे, बाय द कुछ देना पड़े तो कैसे करेंगे, बाय द दोनों चीज बराबर हो जाए तो क्या होगा, और बाय द कंपनसेशन से भी ज्यादा देना पड़ जाए तो क्या करेंगे। ओके बेटे, मुझे लगता है यहीं पे मुझे लेक्चर समाप्त करना चाहिए, यहीं तक बहुत है। ठीक है, ध्यान रहे, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। बाय बाय।